पूरी की पूरी कांग्रेस को मोदी जी ने हाईजैक कर दिया। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के पूरे एजेंडे को हाईजैक कर दिया एक मास्टर स्ट्रोक से। आप याद दिला रहे हैं ना कि अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में क्या कहा था राहुल गांधी को कि जिनको खुद की जाति पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर। मोदी जी के दो मास्टर स्ट्रोक, एक तो पहलगाम मामले में उन्होंने कहा सेना, राजनीतिक निर्णय जो लेना थे हमने ले लिए, डिप्लोमेटिक लेवल जितने थे उस पर हमने कर लिया, पर कूटनीतिक स्तर पर जो करना था हमने कर दिया, अब सेना को कर। ये लॉजिकल भी है। आप जब पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं तो सेना क्या करेगी उसमें पाकिस्तान के खिलाफ? तो उन्होंने पल्ला छाड़, योगी आदित्यनाथ की तो राजनीति, उनकी तो राजनीति एनकाउंटर्स की है। इसलिए उत्तर प्रदेश में पूछिए आप लोगों से कि ये जो मोदी जी ने किया उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि जिन्होंने भी ये नरसंहार किया है, वहां हमारे निर्दोष पर्यटकों को मारा है, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और ना केवल उन्हें, बल्कि इसके पीछे जो साजिशकर्ता हैं, उन्हें भी ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो दुनिया भी देखेगी। और ये जो आतंक को कहीं पनाह देने वाले लोग हैं या जो आतंक को फैलाते हैं, ये भी देखते रह जाएंगे। अब लगभग 10 दिन हो चुके हैं। देश की और दुनिया की नजर भारत सरकार के कदम पर लगी हुई है और तमाम जो चल रहा है सारा कुछ वो आप देख या सुन रहे हैं। और इन सबके बीच बुधवार को एक सूचना आई थी कि भारत सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। दरअसल जो दिन था, गत दिवस, उस दिन बहुत सारी बैठकें थीं और उन बैठकों को लेकर जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया तो घटना के पहले दिन के बाद से ही तमाम चीजें कर रहा है। सरकार अभी तक सामने आई नहीं है, आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि कल जब भारत सरकार सामने होगी मीडिया के, तो बहुत सारे सवालों के शायद जवाब मिल जाएंगे। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया, अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री की भूमिका में है मोदी सरकार में, उन्होंने जो चीजें बताई, जो फैसलों को गिनाया और जो इस पूरे मसले पहलगाम हमले से जुड़े जो सवाल हैं, उन पर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और ये बताया कि भारत की सरकार, केंद्र की सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। और भी कुछ फैसलों की उन्होंने जानकारी दी। तो निश्चित तौर पर जब ये सामने आया, इसके बाद से अब बहुत सारी मीमांसा हो रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और तमाम सवाल जो हैं, इन्हीं सब पर हम प्रयास करेंगे, चलेंगे बहुत खास मेहमान के पास। कोशिश की जाएगी, हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर श्रवण गर्ग साहब हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत करूंगा गर्ग साहब आपका। और वैसे तो गर्ग साहब को परिचय की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी जो एक परंपरा होती है, 6.5 दशक का आपका अनुभव, बहुत सारे प्रमुख मीडिया हाउसेस, देश के जाने माने जो मीडिया हाउसेस है उसमें आप निरंतर सेवारत रहे और देश भी जानता है और दुनिया भी आपके जो विश्लेषण है, आपकी जो टिप्पणियां उन्हें देखती है, सुनती है, पढ़ती रही है। और इन दिनों आप भूमिका जो है वो स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका में है और विभिन्न जो चाहे टीवी चैनल जो जिसे गोदी मीडिया कहते हैं उन पर, या हम सभी के जो प्लेटफॉर्म है वैकल्पिक मीडिया, उन पे आप देखते सुनते और बड़ी एक सभी जो दर्शक वर्ग है उन्हें एक प्रतीक्षा रहती है गर्ग साहब के जो टिप्पणियां हैं उनके विश्लेषण सुनने के लिए। ऐसे डॉक्टर साहब, गर्ग साहब, मैं बहुत बहुत पुनः डॉक्टर साहब स्वागत करूंगा। और एक धन्यवाद भी आपको अदा करना चाहेंगे। आपको पता है, देश को पता है कि 4 PM पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, हमारा जो नेशनल चैनल है वो बंद है और हमें बड़ा आपका एक संबल प्रदान हुआ है। आपने अपनी टिप्पणियां इस पे की हैं, हमें समर्थन भी किया और सरकार के कदम को लेकर जो आपकी एक बेबाक राय होती है वो प्रकट की है, तो हम उसके लिए बड़े आभारी हैं। और मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा गर्ग साहब कि ये जो फैसला है जातिगत जनगणना, अभी बहुत बात हो रही है कि टाइमिंग क्या है। तो सबसे पहले आपका शुरुआती नोट, फिर मैं आगे अपने सवाल जवाब करूंगा। डॉक्टर श्रवण गर्ग साहब। एक तो मैं आपके दर्शकों के रिकॉर्ड के लिए कहूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने सर, किसी भी तरह की डॉक्टरी नहीं की है, न तो पीएचडी की है हम न लोग मेडिकल। जर्नलिज्म के तो हमारे लिए तो आप हमारे लिए पितामह है हम तो लोग तो हम लोग के लिए। जर्नलिज्म में अलबत्ता, हाँ, काफी साल हो गए, 55-60 साल हो गए। तो इसलिए देखिए, मैं ये जो घोषणा हुई अक्षय तृतीया के दिन, ये
बहुत ऐतिहासिक घोषणा है और बड़ी घटना है। मैं इसको ये कह सकता हूँ, बहुत बड़ी घटना है अ, पूरे देश की राजनीति के लिए। हम तमाम लोग चूंकि नाराज रहते हैं मोदी जी से, रहना भी चाहिए। आप भी हैं, आपका चैनल वेनल बंद कर दिया है। मैं इसको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक मानता हूँ। वो कार्रवाई जो पहलगाम को लेकर होना है, वो तो उन्होंने सेना को छूट दे दी है कि आप करिए। हालांकि सेना का छूट देने का कोई मतलब नहीं है, वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सेना पे डाल दी, जबकि ये फैसला राजनीतिक है। राजनीति तौर पर इसका निर्णय होना चाहिए। सेना क्या करेगी देखते हैं, क्योंकि सेना को अब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब बदनामी सेना की होगी। अब अगर कुछ नहीं होता है तो लोग कहेंगे अरे देखिए मोदी जी ने तो सब अपना सेना को कह दिया था जो आप चाहो करो, हमारी सेना ने ही कुछ नहीं किया, मोदी जी की क्या गलती है। तो मोदी जी के दो मास्टर स्ट्रोक्स हैं। एक तो पहलगाम मामले में उन्होंने कहा सेना आतंकवादी हैं, सेना बदला ले नागरिकों के खून का। और वो उन्होंने एक उदारता दिखाई कि भाई ये हमारा काम नहीं, ये तो राजनीतिक निर्णय नहीं लेना। राजनीतिक निर्णय जो लेना थे हमने ले लिए, डिप्लोमेटिक लेवल जितने थे उस पर हमने कर लिया। इंडस्ट्री टी को अबेंस में डाल दिया, वीजा कैंसिल कर दिए, नए वीजा जारी नहीं कर रहे हैं। दोनों देशों में जो राजनयिक हैं उनकी संख्या कम कर दी, घटा दी, एकदम मिनिमम कर दी। व्यापार बंद कर दिया उसने। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस हमारे लिए बंद कर दी। सिक्योरिटी काउंसिल में मामला चला गया, वहां रेजोल्यूशन हो गया। एलओसी पर मुठभेड़ चल रही है। डिप्लोमेटिक लेवल पर अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया। मेडिकली जो मेडिकल वीजा पर जो थे वो भी 29 तारीख तक उनको जाना था, वो भी चले गए। जो सालों से रह रहे थे वो भी चले गए। जो हिंदू थे, हिंदू पाकिस्तानी थे, वो भी, उनको भी जाना पड़ रहा है राजस्थान में जो सालों से। तो वो ये कहेंगे कि भाई हमने डिप्लोमेटिकली जो करना था कर दिया। अब उसका असर हुआ नहीं हुआ पाकिस्तान पर वो एक अलग मुद्दा है, पर कूटनीतिक स्तर पर जो करना था हमने कर दिया। अब सेना को करना है। ये लॉजिकल भी है कि भाई ठीक है, जबकि समझ के बाहर है, क्योंकि आप जब पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं तो सेना क्या करेगी उसमें पाकिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। मोदी जी ने ये जो किया जाति जनगणना का, ये मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इस मामले में है कि जब आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो ये कर सकते हैं, तब उन्होंने कर दिया। जी। जैसे कि एक बड़ी घटना है ये, पूरे के पूरे बीजेपी की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी चल रही थी, या पहलगाम के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जो पोस्टर निकाला कि जाति नहीं पूछी धर्म पूछा, जी हाँ, जी हाँ।
आप इसको इस तरह से देखिए कि अपोजिशन के हाथ से पूरा का पूरा एक एजेंडा छीन लिया मोदी जी ने। राहुल गांधी के पैर के नीचे से जमीन खसका दी। आप कहते रहिए ना कि राहुल गांधी का आपने छीन लिया। हाँ, मैंने छीन लिया। अब क्या कर लो। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार का छीन लिया था। जाति जनगणना का जो एजेंडा था जी वो राहुल गांधी का तो था ही नहीं। कांग्रेस का कभी रहा ही नहीं। कांग्रेस का होता तो जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो जारी होती। जो पिछली वो कर्नाटक में जाति जनगणना हुई थी वो जारी होती। वो हुई नहीं। नीतीश कुमार और तेजस्वी का एजेंडा था वो। राहुल ने उसको अपना एजेंडा बना लिया। तो मोदी ने कहा मेरा एजेंडा। अगर मोदी जी को लग गया कि जाति जनगणना या जाति ही अब ड्राइव करने वाली है देश की पॉलिटिक्स को, और ऊपर की जाति नहीं करेगी अब, खासकर बिहार के जाति जनगणना के आंकड़े जिसमें 86% के करीब पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, जी पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं। और तेलंगाना के आंकड़े जिसको राहुल गांधी बोस्ट करते हैं कि 90%। तो मोदी जी को समझ में आ गया। मोदी जी खुद ओबीसी हैं। तो मोदी जी को लगा यार एक ओबीसी एक दक्षिण पंथी या अपर कास्ट लोगों की पार्टी को क्यों लीड करे। वो देश के जो पिछड़े दलित और ओबीसी है उसको लीड करेगा। या बीजेपी नए रूप में उसको लीड करेगी। ये बीजेपी को कांग्रेस, परिष्कृत कांग्रेस बनाने की एक कोशिश है। पूरी की पूरी कांग्रेस को मोदी जी ने हाईजैक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें गक साहब इसमें जैसे जो मोदी जी कहते रहे, उनके हम कहते थे जब ये सारा कुछ एजेंडा ठीक है, आपने कहा कि शुरुआत वहां से थी, या हम और पहले जाएं तो वो तो 90 में जब मंडल कमीशन वन था, मंडल उस दौर से, उसके पहले भी होता रहा। 1960 में उस दौर में भी शुरुआत हुई थी, उठाया गया था जब नेपथ्य में जाइए, कर्पूरी ठाकुर जी ने भी उसको किया और भी लोगों ने बड़ा आगे होता रहा सारी चीज। शरद यादव ने बड़े उस मामले को हाईलाइट करते रहते संसद में सारी चीज। लेकिन अभी जो ताजा संदर्भ जिस पे हम बात कर रहे हैं, मोदी जी जो कहते थे देश में दो ही जातियां, एक अमीर की एक गरीब की, या उन्होंने कहा कि चार जाति हैं बाद में, नारी, युवा, किसान, गरीब। अब आज जो ये चीजें हैं, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि उन्होंने हाईजेक किया एजेंडा। यदि पहले राहुल ने वहां से उठाया, अब इनको कर लिया और मैंने कर लिया, मुझे जरूरत है। लेकिन देश ने जो देखा है, देश जो देखता रहा, कैसे आप अब इसको मनवाइएगा वाली बात, उसको कैसे देखिएगा? हम लोग पत्रकार हैं तो रिट्रोस्पेक्ट पीछे से देखते हैं। पॉलिटिशियन भविष्य को देखता है। हम लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं नहीं सर, अभी तो बीजेपी कि उखाड़ रही है, गले मुर्दे लगातार बीजेपी उखाड़ती, कभी वो नहीं नहीं, जी जी उखाड़ रहे। वो बोले जी तो आप कहेंगे आपने कहा था 15 लाख देंगे, आपने नहीं दिए। आपने कहा था ये करेंगे, नहीं किया। आपने सिलेंडर कहा था कि ये कर देंगे, वो नहीं किया। मोदी जी उसका जवाब ही नहीं देते हैं। आप उनको याद दिलाते रहिए कि मैंने क्या कहा था, कि 26/11 के टाइम मैंने क्या कहा था। आप याद दिला रहे हैं, मोदी जी याद नहीं करना चाहते। हम याद दिला रहे हैं कि अरे आपने ये कहा था, वो आप कैसे ये कर। आप याद दिला रहे हैं ना कि अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में क्या कहा था राहुल गांधी को, कि जिनको खुद की जाति पता नहीं हो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। यही कहा था। जी हाँ जी हाँ जी हाँ।
मोदी जी आलोचना की परवाह नहीं करते। वो गोधरा की आग से निकले हैं। पॉलिटिशियन में और जो पत्रकार होता है उसमें यही फर्क है। पॉलिटिशियन पिछला याद ही नहीं रखता। उपयोग करता है, पिछला उपयोग करता है वो। हाँ, जहां जहां उसको जरूरत होती है करता है। उसने मनमोहन सिंह के खिलाफ किया। आम आदमी पार्टी का भी उपयोग कर लिया था मोदी जी ने, तो बीजेपी ने फिर क्या किया आम आदमी पार्टी को। मनमोहन सिंह की सरकार को गिराने में आम आदमी पार्टी का उपयोग कर लिया, अन्ना का उपयोग कर लिया। आप उसको कहेंगे अरे यार ये तो आप नैतिक रूप से गलत किया। हमको अगर ये विचार करना है कि नैतिक रूप से मोदी जी ने गलत किया, तो हम फिर एक बीजेपी के अपर कास्ट कार्यकर्ता की हैसियत से बात कर रहे हैं, सर। या संघ के कार्यकर्ता की तरफ से बात कर रहे हैं। मोदी जी न संघ को मानते हैं न किसी चीज को मानते हैं। मोदी जी के सामने चुनौती ये है कि बदलती हुई परिस्थितियों में पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना है। और 2024 के नतीजे अगर इतने खराब आए कि बहुमत भी नहीं आया, तो आने वाले दिन बहुत खराब हो सकते हैं। और केवल हिंदी भाषी राज्यों के आधार पर आप बताइए कि इसका पूरा जो असर पड़ेगा वो यूपी में पड़ेगा सबसे बड़ा, बिहार में और यूपी में। यूपी में, जी बिल्कुल सहमत। आज की स्थिति में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के दम पर यूपी में नहीं जीता सकते। पोलराइजेशन से नहीं, मतलब वो हिंदू मुस्लिम करके नहीं जिता सकते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी को और दलितों को भी साथ नहीं लिया। मुसलमानों से विरोध तो किया, पर दलितों को और ओबीसी को साथ नहीं लिया। केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ नहीं है। जी। तो इसलिए मोदी जी के सामने जो पिक्चर है वो लार्जर पिक्चर है, मैं जो समझ रहा हूँ। जी 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 मतलब जी हाँ, मतलब क्योंकि अभी बहुत जी हाँ, जी जी हाँ, बहुत जल्दबाजी होगा जी ये जी कहना जी कि अ, अपन क्या बात कर रहे हैं। जी क्योंकि जी अ, और आप पाएंगे कि ये जो इसका जो असर है वो इस चीज में होगा कि जो एनडीए के अलाइज हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं। सर। आपको एक चीज और समझ में आना चाहिए कि एनडीए के जो अलाइज हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो चिराग की, या राजभोर की पार्टी हो, या कुशवाहा की पार्टी हो, या मांझी की पार्टी हो, या और छोटे मोटे दल हो, ये अपर कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा बड़ा पॉइंट है कि पूरा अपर कास्ट तो बीजेपी के साथ भी नहीं है। आप बताओ ना, अगर पूरा अपर कास्ट होता बीजेपी के साथ, तो दो। कर्नाटक में 80% से ऊपर पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है, तो क्यों नहीं जी वहां सरकार बनी? तमिलनाडु में क्यों नहीं बनी? 70% से ऊपर बंगाल में है, वहां क्यों नहीं बनी? 240 पर आके क्यों टिके, ये भी है उसमें शामिल है। 240 पे आके क्यों टिक गए? जी महाराष्ट्र में इतनी जबरदस्त हार क्यों हो गई? अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपर कास्ट की पार्टी, अपर कास्ट में एक बहुत बड़ा तबका मोदी जी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं।
नहीं उधर संजीव श्रीवास्तव भी अपर कास्ट हैं, पर वो मोदी जी के साथ नहीं है, और संजय शर्मा भी मोदी जी अपर कास्ट हैं, पर मोदी जी के साथ नहीं है। तो मोदी जी कहते हैं यार, जब संजीव श्रीवास्तव नहीं है और संजय शर्मा नहीं है और आशुतोष नहीं है और रविश कुमार नहीं है, रविश कुमार पांडे नहीं है, तो फिर मेरे को क्या करना है इसमें? नहीं, इसमें 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 जैसे आपने एक चीज कही कि ये जो है मास्टर स्ट्रोक है मोदी का, लेकिन इसको तो ऐसा है कि आप देखिए, टाइमिंग की भी बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख परसों मुलाकात की थी उनने मोदी जी से, एक चीज। फिर दूसरी चीज, उनका भी गैर कुछ बदला हुआ था। बीते लंबे वक्त से वो अलग किस्म की बात कर रहे थे कि आप दलितों के घर भी जाइए। आरएसएस चीफ ने कई बार मशवरे दिए अपने दल, सो उनके अपना जो कुनबा है उसको, और कई संकेतों में पार्टी को दिया, बीजेपी के तरफ गया इशारा। तो ये सारी चीजें। दूसरा, आपने जब बात की योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति तो वही है, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है वो, खत्म उसके कर दी, खत्म कर दी खत्म कर मोदी दी। जी यही यही जानना चाह रहा था, समझना चाहता इसको, ये स्ट्रोक क्या मोदी जी का है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, इसको कैसे ने। देखिए? अब पता नहीं इसका, हमें अभी एक अपन किसी और बातचीत में करेंगे, पर ये मास्टर स्ट्रोक जो है बीजेपी को नए सिरे से ऑर्गेनाइज करने का, रीऑर्गेनाइज करने का एजेंडा बदल दिया। हमने कहा कि यार, पार्टी अध्यक्ष संघ का नहीं बनेगा, खड़के की टक्कर का बनेगा कोई। बड़ी बात है। जी जी। और योगी आदित्यनाथ की राजनीति की आप बात कर रहे थे, वो भी कुछ नहीं है उसका योगी आदित्यनाथ की राजनीति को, तो हम लोगों ने वो चूंकि मोदी के विरोध में, इसलिए मोदी का हर विरोधी को हम समर्थन देते हैं, चाहे फिर वो तानाशाह क्यों नहीं हो। इसलिए योगी आदित्यनाथ की कोई राजनीति नहीं, उनकी तो राजनीति एनकाउंटर्स की है। इसलिए उत्तर प्रदेश में पूछिए आप लोगों से कि ये जो मोदी जी ने किया उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है। लोग खुश हैं। आप धीरे से देखना, वो मोदी जी हो सकता है पसंद करें वक्फ को, सुप्रीम कोर्ट वो कर दे, रोक दे। रोक दे। हो सकता है पसंद कर ले, उनके फेवर में चला जाए। और नहीं। सुप्रीम जी सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि वक्फ का फैसला, वक्फ के ये जो हमने स्टे किए हैं जो प्रोविजन, ये परमानेंट हो जाएंगे, तो मोदी जी की पहली प्रतिक्रिया होगी कि हम स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत करते अब गक साहब, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की जो बात होती है, कहा जाता था कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार हैं, और तमाम मजाक बनाया जाता था जब वो ये राजनीति इसकी बात करते थे, जातिगत जनगणना या इस तरह की। अब क्या होगा, बीजेपी क्या करेगी, क्या कहेगी? अब हैं। वो लोग आप फिर से अतीत में चले गए। आप कोई नहीं कहता राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े की। अब तो कन्हैया कुमार के बारे में भी कोई बिहार में नहीं कहता। पीछे मुड़कर मत देखिए, राहुल गांधी हिल गए मोदी जी की घोषणा से। तो राहुल गांधी ने दो चीजें और जोड़ दी। जी हाँ, उनने उनने कहा कि आप कब करेंगे, उन्होंने और मांगा है, समय और मांगा। दूसरा ये कि जो रिजर्वेशन का केप है 50% का, उसको उसको खत्म कीजिए। जी जी। वो नहीं, कर उन्होंने रहे एक और, हैं। उन्होंने ये भी कहा हाँ, है कि जो मॉडल, वो तेलंगाना मॉडल है, उसको आप जो है ब्लूप्रिंट बना लीजिए। नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा आप हमसे मदद मांगिए, हम देंगे। तो मोदी जी कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल, हम तेलंगाना मॉडल को अपना मॉडल बना लेंगे। फिर राहुल क्या करेंगे? वो क्या कांग्रेस को अपर कास्ट लोगों की पार्टी बनाएंगे? नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के पूरे एजेंडे को हाईजैक कर लिया, एक मास्टर स्ट्रोक से। अब
मोदी जी कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और जाति जनगणना मोदी जी का एजेंडा है। जो एजेंडा राहुल गांधी का है वो मोदी जी का है। मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का हम सम्मान करते हैं। हम लोगों को जो पॉलिटिक्स है उसको हम अ, कुछ अलग तरीके से देखने के आदी हो गए हैं। हम पॉलिटिक्स को पॉलिटिशियंस के नजरिए से देखना शुरू कर दें और फिर उसका एनालिसिस करें। हम पॉलिटिक्स को अ, पीछे के जाकर देखते हैं, इतिहास में जाकर कि आपने ये कहा था, नेहरू ने ये कहा था, गांधी ने ये कहा। वो पूरी पॉलिटिक्स जो कमिटमेंट की पॉलिटिक्स थी, आइडियोलॉजी की थी, वो मनमोहन सिंह के साथ समाप्त हो गई। मोदी जी को कोई आइडियोलॉजी से लेना देना नहीं। शुद्ध रूप से मोदी जी अवसरवादी राजनीति करते हैं और उनको अपने पूंजीपति दोस्तों को या लोगों को बचाना है और जब जरूरत पड़े तभी तक बचाना है। उसके बाद नहीं बचाना। एक सीमा के बाद वो किसी को नहीं बचाते हैं। आपने हाल के महीनों में सुना नहीं होगा कि वो अडानी को लेकर उन्होंने कुछ बचाव किया हो या उससे मुलाकात की हो या उससे मिले हों। और तो आपने ये भी नहीं सुना होगा कि राहुल गांधी उतने ही आक्रामक हैं राहुल अडानी अंबानी को लेकर। बिहार की राजनीति के संदर्भ में आप कह सकते हैं इसको कि ये एक बहुत बहुत बड़ी घटना है बिहार की जी राजनीति। वही तो मैंने शुरू में कहा था कि जी बिहार हाँ, से शुरू हुआ था जाति जनगणना का मामला। जी बिहार पे लाके मोदी जी ने छोड़ दिया कि बताइए आप मुझे कह रहे थे ना मैं जाति जनगणना के खिलाफ हूँ। नहीं हूँ। अब वो कह देंगे नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। बिहार में जाके कह देंगे कि जाति जनगणना बिहार में जाति जनगणना नीतीश कुमार करवाएंगे नए सिरे से और बिहार का चुनाव भी नीतीश कुमार लीड करेंगे। बोल देंगे जाके। कांग्रेस तो ये मान रही कि हमारी बड़ी जीत हो गई, तो मतलब उसको भ्रम है, नहीं नहीं सीधे भ्रम में है। देखिए, नहीं नहीं मैं वो देखिए मैं इस तरह की कोई घोषणाएं करता नहीं हूँ कि कौन लीड करेगा कौन हारेगा। आप मोदी जी पर अब किस चीज को लेकर आक्रमण करेंगे, बीजेपी को लेकर आक्रमण करेंगे बिहार में, ये अब आप सोचिए। मोदी जी ने अपना काम कर दिया। गर्ग सारे साहब के अगले जी 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 प्लीज, आप प्लीज जी नहीं सारे गर्ग के साहब सारे के जी जी हाँ जी आप अब करें जी 2 मिनट में खत्म करते हैं जी कि जी सारे के सारे नेता हैं बिहार के पिछड़ी जातियों के हैं। सब मोदी जी को बधाई देने पहुंच जाएंगे। जब 4 मई को वहां जाएंगे तो मोदी जी पिछड़ों के नेता के तौर पे वहां सम्मानित किए जाएंगे। ये है मुद्दा। जी 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 अगले साल जो फिर है 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश अगले साल भी है। 26 में चुनाव है, तो मानकर उसके बाद 27 में है। वो आपने यूपी की बात की, तो अब एक नई पूरा खोज करना होगी, जो आप कह रहे हैं उसी पे, कि पूरा इंडिया ब्लॉक को कुछ नया खोजना होगा शायद। क्या खोजेगा? आप बताइए ना क्या खोजेगा। और फाइन वो जी 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 मोदी जी ने कर दिया अपना काम यार। इंडिया ब्लॉक कुछ खोजेगा तो फिर वो कर देंगे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल एक जी पॉलिटिक्स है। देखते हैं क्या मतलब। मैं जो दे, देखिए कल परसों ही घोषणा हुई है। जी हाँ, तो कल मुझे हुई है जी हाँ कल तो मुझे जो समझ में आया तात्कालिक रूप से जी 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 मैंने वो शेयर किया है। जी अब बिल्कुल बिल्कुल इसमें इसमें कल कुछ और होता है तो मैं फिर अपने विचार भी उस हिसाब से संशोधित कर लूंगा। मैं मतलब
आज आपसे जो कहा उस पर अड़ा नहीं रहूंगा कि मैंने तो ये कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसमें इसमें एक चीज ये भी उठ रही है कि ये इसका हश्र भी, जैसे राहुल गांधी ने कहा उसको छोड़िए, लेकिन इन जनरल क्या आपको लगता है कि अब बहुत शीघ्र इसमें कुछ, जो उन्होंने भी डेडलाइन की बात इन्होंने मांग की है, लेकिन क्या ये लोग जो हैं इस पे अब इतना गंभीरता होगी कि तत्काल, और फिर इसका क्या स्वरूप, जो एक्सरे चाहते थे राहुल गांधी वैसा एक्सरे कुछ संभावित देखते हैं? मेरा आखिरी प्रश्न होगा। मोदी जी ने कर दिया, अब आप मांग करिए सेंसस कब करेंगे। कर लेंगे सेंसस, हमने एक कमिटमेंट कर लिया है, तो वो भी कर देंगे, महिला रिजर्वेशन भी कर देंगे, वो सब कर देंगे मोदी। ये तो फिलहाल जुमले जैसा है, जैसे जुमले रहे ऐसा है, अभी इसको ऐसे देख सकते हैं, जुमला है अभी। नहीं, मैं नहीं मानता जुमला, ये बड़ा पॉलिसी चेंज है। महिला जी रिजर्वेशन, आरक्षण तो कांग्रेस का वो था, जी हाँ। उसको मोदी जी ने हाईजेक कर लिया, महिला आरक्षण, और अब इसको कर लिया। अब आप कह रहे हैं कब करेंगे, तो करेंगे, जब सेंसस होगा तब करेंगे। कमिटमेंट तो हो गया ना, करेंगे। और दूसरा ये कि उसकी फाइंडिंग्स भी आएंगी जाति जनगणना की, उसके आधार पर चीजें भी। बीजेपी को तो हिला के रख दिया ना मोदी जी ने, बीजेपी को तो दो फाड़ कर ही दिया उन्होंने। जो बीजेपी दो फाड़। बीजेपी बीजेपी में जो अपर कास्ट लॉबी है, हिंदुत्व लॉबी है, या धर्म संसदें हैं, या अयोध्या है पूरी, तो अपनी मोदी जी ने तो अपनी खुद की अयोध्या को ही एक नए सिरे से वो कर दिया, बिल्कुल परिभाषित कर दिया। उन्होंने शबरी की अयोध्या बना दिया, जो जिस अयोध्या को आप अ, अलग तरह के से मान रहे थे, उन्होंने निषाद और शबरी की, अयोध्या में शबरी और निषाद की स्थापना कर दी, ये है। तो क्या पार्टी में फिर कुछ क्या देखते हैं, फिर पार्टी में कुछ कुछ जो नहीं, आप। पार्टी क्या होती है, अपॉर्चुनिस्ट है, उनको तो पार्लियामेंट की सीट चाहिए, विधायक बनना है, मंत्री बनना है। मोदी जी को पता है कि ये बीजेपी में जो लोग हैं उनको सत्ता चाहिए, जो सत्ता में नहीं है उनको सत्ता के लिए वो चक्कर लगाते रहते हैं। कांग्रेस से जो आए बीजेपी में, वो भी सत्ता के लिए आए। कांग्रेस से जितने लोग आए हैं बीजेपी में, उसमें अधिकतर अपर कास्ट हैं, आप देख लीजिए। जो देश इसको, जो उनका फैसला है इसको देश मतलब पूरी तरीके से, जो इतना बड़ा एक वर्ग है ये, जो जिस तरीके का है, तो सराहा जाएगा, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे देख सकते क्यों हैं नहीं कि है। करेगा, क्यों नहीं करेगा, अगर देश में पॉपुलेशन इतनी बड़ी इन लोगों की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, मुस्लिम, ये पॉपुलेशन अगर इतनी बड़ी है तो क्यों नहीं सराहेंगे। अब अब आप देखिएगा कि भाई वो जो दलित सांसद हैं पिछड़े वर्ग के, रामजी लाल, वो वो क्या कहते हैं, उन पर कौन सी सेना आक्रमण करने वाली है? आगरा यूपी में। यूपी का पीडीए भी ध्वस्त हो गया, ये भी पंचर हो गया, सब चारों तरफ से सारा कुछ है। वही तो मैंने कहा आपसे, वही जी जी। कहा, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम और अल्पसंख्यक सब, अखिलेश के हाथ से एजेंडा छीन लिया मोदी जी ने, तेजस्वी के हाथ से छीन लिया, राहुल के हाथ से छीन लिया, और योगी के हाथ से छीन लिया। इसमें एक एक चीज और भी है, अभी ये 75 साल की उम्र होने वाली है, जो इस साल बड़ी निगाह है कि अब सितंबर में क्या होने वाला है, इस पे एक टिप्पणी अंतिम कर दीजिएगा, क्या उसको क्या देखते हैं कि ये सब संघ, और जो आपने तो ये कही दिया कि अब अलग तरह की बीजेपी दिखने वाली है, संघ की नहीं चलने वाली, ऐसा भी आप कहीं इसमें देख रहे हैं इस फैसले में, तो वो सब क्या है, अब सब धरा रह जाने वाला है हर तरफ, ये 75 और मार्गदर्शक मंडल और तमाम, इसको ऐसे भी दिखेगा कि ये तो जो है कहीं मोदी जी ने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय पर भी एक मिसाइल गिरा दी, ऐसे भी कई विश्लेषण हो रहे अच्छा, हैं। चलिए अपन अपनी वार्ता को एक सवाल से खत्म करते हैं। सर सर उस सवाल का जवाब आप दीजिए सर कि मोदी जी रिटायर हो जाएं 75 साल के होने पर तो उनकी जगह किसको बनना चाहिए, आप ये बता दीजिए। सर बहुत ऐसे पहले भी हुआ है, हमने ये माना था इंदिरा गांधी जी जब समाप्त हुई तो फिर इसके बाद कौन, राजीव जी मारे गए तब नहीं नहीं कौन, नहीं, नहीं। बहुत सारे हैं। ये वो तो इंदिरा गांधी समाप्त हुई थी। मोदी जी को कौन जाना करता था, जनवाया ही गया। नहीं तो नहीं कहीं ना कहीं चीजें तो नहीं होती नहीं है। नहीं, जी आप जी सुनिए। राजीव गांधी की निधन के बाद कौन आया सवाल, इंदिरा जी के निधन के बाद कौन आया सवाल, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें मोदी जी के होते हुए कौन, ये सवाल आप पूछ रहे हैं। तो मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप बताइए। संकट में तो घर का पिता अगर चला जाए तो वो 12 साल के बच्चे की भी पगड़ी हो जाती है। जी हाँ, जी हाँ, ठीक ठीक तो ठीक। ये आप मुझे बताइए कि आपको कौन दिखता है जो मोदी जी की जगह ले सकता नहीं, मैं एग्री करता हूँ है। आपसे, आज की तारीख में उनका विकल्प नहीं दिखता, इसलिए सारी चीजें चल रही है, लेकिन फिर भी यदि आपको नहीं हटाना ही नहीं पड़ा। जी जी जी, नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत सारी चीजें हाइपोथेटिकल है सर 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 और उनके कई बार जवाब मिलते नहीं है। तो उनने का पार्टी अध्यक्ष चुनना है तो आप कहेंगे साहब नड्डा जी की जगह क्यों नहीं चुना, आप वो क्यों चला रहे हैं 2-3 साल से उन्हीं को। तो उन्होंने कहा नहीं 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 चुनना, मेरी नहीं है मर्जी। हमारा, मेरी मर्जी नहीं। आप अचानक से पाएंगे कि कोई पिछड़े वर्ग का आदमी अध्यक्ष हो गया। सर 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 जो एजेंडा सेट किया है वो तो बिल्कुल यही दर्शा रहा है कि उनका अपना जो। तो वो कर लेंगे। जी 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 जी। तो इसलिए अपने को बहुत सारी चीजें आगे के लिए रखना चाहिए थोड़ा सा, बजाय अपन फोरकास्ट करें। नहीं, मैं फोरकास्ट तो नहीं कर रहा था, मैं तो समझना चाह रहा था कि और, सारा कुछ आपने निहितार्थ समझाने की कोशिश की है हमारे दर्शकों को कि क्या इसके निहितार्थ हैं, कैसे इसको देखा जा सकता है, कैसे इसको तो लिया जा मैं सकता कभी अपनी बातचीत में कहते ही नहीं कि ये हो जाएगा, मैं है। कहते जी ही हाँ, नहीं। जी जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल तो जो हो रहा है उसमें से क्या मुझे दिखता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। तो नहीं, आपका बहुत तरह बहुत मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने तफसील से चीजों को और आपका नजरिया जो आपने समझा दी, और आपने ये भी कहा मैं इस पर अडिग रहने वाला नहीं हूं। फर्दर जो चीजें मैंने इस कहा पर तो, मैं तो होंगी तो आप उसके हो अनुसार सकता, फिर आगे हम मीमांसा या समीक्षा करेंगे। लेकिन आज जो आप देख पा रहे हैं आपने वो हमारे दर्शकों को समझ रखा। हो सकता है कल अपने विचार बदल दूंगा मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे दर्शकों को आपने एक इसके जो तात्कालिक जो आप देख पा रहे हैं या जो आप समझ पा रहे हैं उसको आपने हमारे दर्शकों को समझ रख दिया और बेबाकी से रख दिया कि ये मास्टर स्ट्रोक मोदी का है। लेकिन आगे क्या कुछ होगा धीरे धीरे जब सामने आएगा तो चीजों के और आगे हम इस पे विचार और विमर्श करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ये थे श्रवण गर्ग साहब जो कहीं ये स्पष्ट कर रहे थे कि ये फैसला जो है उसमें स्पष्ट तौर पर दिखलाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी या जो इंडिया ब्लॉक है उसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इनके एजेंडे को मोदी ने हाईजैक किया है। अब ये हाईजैक करने के बाद आगे क्या कुछ इसके रूप होंगे, स्वरूप होंगे, वो वक्त के साथ साथ स्पष्ट होता रहेगा। लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि एक जो जिस गुब्बारे को भरा जा रहा था उसमें पंचर तो कर ही दिया, ऐसा श्रवण गर्ग साहब का कहीं जो चर्चा में निकल कर आया, जो उन्होंने अपने विचार रखे हैं उससे निकलता दिखा है। लेकिन यह तय है कि राहुल गांधी जिस मार्ग पे चले हुए हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, जो चीजों को उठाते चले हैं और वो लगातार कर रहे हैं वो, और कुछ चीजों को उन्होंने स्थापित भी किया है। तेलंगाना उसका उदाहरण है। उन्होंने मांग की है कि एक तो टाइम बताया जाए मोदी जी द्वारा, सरकार द्वारा, और दूसरा ये भी कि क्या कुछ स्वरूप होगा। बहुत सारा जो समीक्षा है उसमें यही है कि स्वरूप आखिर होगा क्या। जब तक इसको लेकर नोटिफिकेशन नहीं होगा तब तक स्पष्ट नहीं होगा कि सरकार की मंशा क्या है। और वैसे तो ये भी है कि जैसा करते चले आए हैं कि एक मुद्दे पर से ध्यान कैसे हटाया जाए, दूसरे को कैसे लाया जाए, ये तो हम बीते 11 सालों से देख रहे हैं। तो क्या कुछ होगा वो निकलेगा। लेकिन ये श्रवण गर्ग साहब की राय थी जो आपने सुनी। तो इस चर्चा में इतना ही, और आपकी अपनी क्या राय है हमारे चैनल पर जाकर
अपनी राय भी प्रकट कीजिएगा। चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।